नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, हम बात करेंगे भारत सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा 8 तारीख को सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण, जो कि कमजोर वर्ग के लिए था। सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% का आरक्षण लाया गया और ताबड़तोड़ तरीके से उसे लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा में पास भी करवा दिया गया। ये मोदी सरकार का कौन सा स्ट्रोक है? क्या ये चुनावी स्ट्रोक है? क्या मोदी सरकार सबका साथ सबके विकास के मामले में गंभीर थी? तो ये कुछ सवाल बन रहे हैं और हम इन्हीं सवालों के साथ देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न गणमान्य लोगों से बात करना चाह रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जोधपुर से कैलाश राज सिंघवी हैं। कैलाश राज जी, स्वागत। कैलाश जी, थैंक यू सर। मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। तो मेरा सवाल भी आपने सुन लिया होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार का? हाँ, ऐसा है, ये जो रिजर्वेशन दिया है जो कमजोरों के लिए है, ये बहुत अच्छी बात है। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो जब आर्थिक स्थिति जो कमजोर है तो टोटली इसी पे क्यों नहीं हो जाता जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो? तो वैसा जाति का कहाँ प्रश्न हुआ? एब्सोल्युटली उसी में ही होना चाहिए, चाहे वो कोई जाति का हो, कमजोर जाति का हो। तो वन वे रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्थिक कमजोर दृष्टि से जो कमजोर उसको ही रिजर्वेशन है, थ्रोट ही होना चाहिए। इवन जो किया है अभी जो किया है बहुत अच्छा है। उसके लिए आगे संदेश भी आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए अच्छा है। कैलाश जी, लोग बाग ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो SC ST और वो जो 49.5% जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, अब धीरे धीरे उसको सरकाने की कोशिश में है और ये उसका ये पहला कदम है आर्थिक आरक्षण के रूप में। हाँ, तो मैंने यही बताया ना आपको, अगर टोटली आर्थिक आधार पे हो जाए तो क्या गलत है? बिल्कुल क्या गलत? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आ रही है। लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण जो है वो लोगों का भला कितना कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन सरकार बन रही है, वोटों का जखीरा लेकर के ये लोग जाते हैं। और वैसे बौद्धिक लोग हमेशा यही कहते हैं कि गरीबी की कोई जात नहीं होती, और गरीबी की जब जात नहीं होती तो जहां पर भी गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिस जाति के ही क्यों न हो, जिस धर्म के ही क्यों न हो, उनको सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी यही होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है उसमें जाति का क्या मत हुआ? वो तो किसी जाति का हो सकता है। बिल्कुल। अगर सवर्णों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं क्या? मिल जाएंगे, दलितों मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो 1 पॉइंट प्रोग्राम नहीं, आप ये कहना चाहते हैं जो जातिगत आरक्षण है वो बंद होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो वो कास्टिज, इससे क्या वर्ग संगत भी नहीं होगा, आपस में खींचातान भी नहीं होगी, और एक 1 पॉइंट प्रोग्राम होगा जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर उसे दिया जा रहा है। हमारी जातिवाद में फिर क्या लेना देना है? फिर भी आपको एक बात बताऊं, ये जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है, ये लिया है इलेक्शन को देखते, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसे ही लेना था तो 2014 के बाद तो अभी 3 महीने तो इलेक्शन के रह गए, 4 साल है, बाकी 4.5 साल जो भी है उसमें क्या हुआ? ये एक इंटीग्रिटी पे ऐसा लगाता है कि चुनाव को देखते हुए लिया गया। चुनाव की स्थिति कमजोर होने के कारण ये लुभावना एक डिसीजन लगता है। ये ऐसा लगता है, प्रतीत होता, और ऐसा है भी, मुझे लगता है मेरे को भी। लेकिन ये डिसीजन अच्छा है, फिर भी आप कहेंगे डिसीजन अच्छा है? बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टि के ऊपर होना तो बहुत अच्छा डिसीजन है, प्रगति योग्य है। लेकिन ये भावना से किया गया है या चुनाव की भावना से किया गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अगर ये अंतर भावना से, अंतर आत्मा से किया गया है कि उनको दिया जाए, तो फिर तो 4 साल 7 महीने 8 महीने जो बाकी है तो वे निकल गए, उसमें ही दे देते ना। इलेवंथ अवर्स पे दिया जब चुनाव सामने है, ये एक शंका पैदा करता है कि भावना से नहीं दिया गया है, चुनाव को देखते हुए चुनाव में हारती हुई नैया को वापस लगाने के लिए एक सगुफा दिया गया है। लेकिन इससे जनता का भला होगा, इससे जनता का फिर भी भला होगा, इसमें क्या दो रहा है? लेट बट नेवर। जी 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 लेट बट नेवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट डिसीजन, मतलब स्वागत योग्य है। ये स्वागत योग्य डिसीजन कैलाश राज सिंघवी जी जोधपुर से।
और कोई खास बात जोड़ना चाहेंगे कैलाश जी? खास बात यही है, इसी प्रकार के डिसीजन जो लिए जाते हैं इनको एग्जीक्यूट कर कर इनकी रिजल्ट ओरिएंटेड करना चाहिए। जैसे कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, कई बोल दिए जाते हैं, घोषणाएं कर दी जाती है, एग्जीक्यूट होती नहीं। इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन आप ये देखो इस डिसीजन पर भी शंका थी, लेकिन 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवा करके इसे कानून के रूप में बना दिया। ये वाकई में कहा जा सकता है कि देरी से ही, लेकिन बहुत फटाफट स्ट्रोक खेला। जब खेला था बहुत जोर से खेला। इसमें क्या दो रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन भावना क्या है, अंदर की भावना को असेसमेंट किया जाएगा। वो भावना इंटीग्रिटी जो है वो ये दिख रही है कि चुनाव में नैया जो कमजोर है, सीधी बात है, उसको वापस पार लगाने के लिए ये एक स्ट्रोक है। बिल्कुल 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और मोदी ने ये महसूस किया होगा कि सामान्य वर्ग का जो आक्रोश है वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लोग कह रहे हैं, ये संभावना है, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप भी कह रहे हैं। अंतर भावना से जो किया जाए ना, वो भावना दिखनी चाहिए। एक वो होती है कि भाई मेरे बेनिफिट के लिए करूंगा तो मुझे वोट में फायदा हो जाएगा, एक वो भावना होती है। दोनों भावनाओं को तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अंतर भावना से जो अगर किया होता है वो कुछ और होता है, और कोई कारण से किया जाए, विशेष कारण से चुनाव को देखते हुए, उसकी भावना में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल भावना में अंतर होता है, लेकिन जनता के लिए भलाई की बात है, आप ये भी मानते हैं? कोई दो राय नहीं है। तो पास हुआ ना, इसका तो विरोध हुआ ही कहाँ है? लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध। बिल्कुल डिसीजन अच्छा है। चुनावी वेतरणी को पार करने के लिए भी किया है तो भी अच्छा है, और अगर साफ नियत से किया है तो स्वागत योग्य बहुत अधिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार कैलाश जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थे कैलाश राज सिंघवी, जोधपुर सूर्य नगरी राजस्थान से। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। ओके व्यूअर्स, इस वक्त अब मेरे साथ कोलकाता महानगर से राजनीतिक विश्लेषक संजय बोहरा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, और संजय जी से मैं भी यही सवाल करूंगा कि मोदी सरकार ने जो सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण उन कमजोर तबकों के लिए जिस रूप से हुक एंड कुक और ये कहूं कि फटाफटी में 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पास करा करके जिस तरह से कानून बना दिया, संजय जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो उसे राजनीतिक विश्लेषण के रूप में भी देखेंगे और आने वाले चुनाव के रूप में भी वो उसके परिणाम की बात कहेंगे। संजय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मैं लाइन पे हूँ आपके साथ, आपकी आवाज क्लियर है। संजय जी बताइए, मेरा सवाल भी तब आपने सुन लिया होगा। पहले तो सुनने वाले को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे जो गपशप है या जो इतना महत्वपूर्ण जो राजनीतिक फैसला है उसके बारे में अपने समय, कीमती और बहुमूल्य समय को देकर हमारी बातें सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने सभी श्रोताओं को हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका सवाल सनम जी, आप मुझसे एक बार फिर करें। मेरा सवाल 2 भाग में है संजय भाई। पहला सवाल तो ये है कि मोदी जी की सरकार ने 10% जो सामान्य वर्ग में जो कमजोर तबके के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए जो ये लेकर के आए, जो फैसला किया और उसको लोकसभा और राज्यसभा में भी फटाफट पास करवा दिया। मतलब सरकार 4 वर्ष 8 महीने के तक सफर कर चुकी है, अब सामने चुनाव आने वाला है। उस वक्त मोदी जी के इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं, और इसका राजनीतिक प्रभाव आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस रूप में पड़ेगा? देखिए, जो ये फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले की हम कद्र करते हैं जी। ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, चाहे वो पहले साल में लो या चाहे वो अंतिम साल में लो जी। मेरा ये मानना है कि अच्छा काम कभी भी किया जा सकता है, इसलिए मोदी जी को इसके लिए बधाई देते हैं। क्या बात है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो आरक्षण का जो फैसला है वो आर्थिक आधार पे है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला था उनमें से भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो इनमें अप्लाई कर सकेंगे। बिल्कुल। अब ये फैसला किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा और कितनी गहराई तक, कितनी दूरी के फल आएंगे, ये सभी देखने के लिए बाकी है। और मेरी समझ के अंदर में जब तक नई सरकार नहीं बनेगी तब तक इसके कोई फल नहीं आएंगे। लेकिन यही है कि एक वृक्ष की जो बीज है वो बोया जा चुका है जी। तो ये फैसला तो स्वागत योग्य है।
आपको लगता है कि मोदी सरकार ने अपनी नई सरकार की फसल भी यहाँ पे बो दी है, वो भी बीज बो दिया है? हाँ, मुझे ये लगता है बीज बोने की कोशिश की है, लेकिन हिंदुस्तान के मानस में सवाल ये है कि अगर आरक्षण अगर एक नैरेटिव बन के उभरता है तब तो मोदी जी को इसमें से फायदा अच्छा हो सकता है, नहीं तो कुछ सामान्य फायदा हो तो हो। बड़ा फायदा मुझे इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि इस फैसले के विरोध में कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी इसके विरुद्ध में नहीं है। बिल्कुल मोदी जी को पूरा इसका फायदा तभी मिलता, राजनीतिक फायदे की बात कर रहा हूँ, वो तभी मिलता अगर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस या सपा बसपा ये लोग इसके विरुद्ध में आते, तो इन लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। तो कुल मिला के ये एक देश के लिए फैसला है जो दोनों सदनों के अंदर में निर्विरोध और भारी बहुमत के साथ में पास हुआ है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार 3 प्रदेशों में अपनी सरकार खोने के बाद में जब ये फैसला लेती है तो थोड़ा सा सकारात्मक माहौल, एक भावना, सामान्य वर्ग का जो आक्रोश है वो मोदी सरकार के प्रति थोड़ा डाइल्यूट होगा और उसका लाभ मिलेगा? हाँ, कुछ डाइल्यूट इसलिए होगा कि सवर्ण नाराज थे। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, सूचित और अनुसूचित जाति के लिए कुछ फैसले उन लोगों ने लिए थे, तो उसमें सवर्ण दुर्भाग्यवश नाराज थे। तो मोदी जी ने उन नाराज तबकों के लोगों को भी वापस खुश करने के लिए ये काम जरूर किया। तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना है संजय जी, कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना है, घाटे की बात कहीं नहीं है। ये घाटे की बात तो है नहीं, कुछ फायदे की बात है, लेकिन अब यही देखना है कि देश का मानस इसे किस रूप में देखता है। यह फायदा चंद सीटों से लेकर के बड़ी सीटों में भी जा सकता है। यह वक्त की बात है कि मोदी सरकार इसे चुनावी रूप में किस तरह से बुना पाती है। आज उन्होंने एक प्रयास और भी किया है और अभी वो फैसले बहुत जल्दी ले रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि बीजेपी ने वो 3 राज्यों में अपनी सरकार न बन पाने को बहुत सीरियसली लिया है। जैसे आज शिवराज सिंह चौहान को उपाध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मनोनीत किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फैसला भी स्वागत योग्य है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो अटल बिहारी वाजपेयी की किताब के अंदर की है। ये देश का मानस मध्य मार्ग की छवि को ज्यादा देर तक अपने साथ रखता है और कट्टर छवि को कम देर के लिए रखता है। जी जी जी। तो इसलिए क्या है, स्वागत तो हमें करना ही है। तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को उपाध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम हेवी वेटेड है। हाँ, वजनदार नाम है। और शिवराज सिंह का नाम इसलिए वजनदार है कि वो मध्य प्रदेश में चुनावी समर हारने के बाद भी ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। जीत से तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, लेकिन हारने के बाद में भी टाइगर अभी जिंदा है। अभी भी उनका वो जो डायलॉग है, बयान है, लोगों के कानों में गूंजता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सबके चहेते हैं। उनको जैसे सब लोग मामा जी कहते हैं, तो मामा जी का मतलब ननिहाल हुआ। तो ननिहाल को हर व्यक्ति अपने बहुत करीब रखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके योग्य है, वो योग्य व्यक्तित्व है, योग्य एडमिनिस्ट्रेटर है और आशा है कि देश में और कंट्रीब्यूशन और उनका योगदान भी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद से बराबर देश की ओर मिलता रहेगा। संजय जी, एक बात चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगा, आप चूंकि चुनावी विश्लेषक हैं, आप गहरा विश्लेषण करते हैं, मोदी जी की सरकार को कितना लाभ आप मानते हैं अब तक के दौर में? लाभ का मतलब और सीटों में अगर गणना में आपसे पूछूं कि इस मुद्दे से मोदी जी को 5 सीट, 10 सीट, 20 सीट, कितनी सीटों की बढ़ोतरी आज के दौर में अभी तक कितना फायदा मिल सकता है? मोदी जी के परसेंटेज वोट को 1.5 से लेके 2.5% का इजाफा कंट्री वाइड कर सकता है, माने पूरे देश में। 1.5 से लेकर 2.5% की स्विंग मायना रखती है संजय जी? मायने रखती है क्योंकि नियरली अगर आप कहें तो 5% के नीचे भारतीय जनता पार्टी करीबन 50 सीट खोने के चक्कर में है। 5% के नीचे 5% के नीचे 50 सीटें खोई जा सकती है। तो 1 से 1.5 से 2.5% का मतलब 25 सीटें करीब करीब बढ़ भी सकती है।
इसमें कोई दो माने बात नहीं है। लेकिन अब यही है कि ये नैरेटिव सेट होता है क्या। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये देश में प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरता है क्या। मुझे याद आ रही है विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में जब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था तो वो हार गए। उसका फायदा नहीं मिला था क्योंकि वहाँ पे एक धार्मिक मुद्दा बीजेपी का मंडल वर्सेस कमंडल, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस वक्त तो देश में आग लग गई थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। विश्वनाथ जी के लिए तो एक कलंक वो लग गया था कि उन्होंने हिंदू जातियों में भी दुराव पैदा कर दिया है। लेकिन फिर भी मोदी जी की हाँ जी जो मेरी गणना थी वो गणना यही थी कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से एक सीट भी ऊपर नहीं आएगी। और मैंने अपने ट्विटर में ये बात को बार बार पिछले 6 महीने 8 महीने से कहा है और आज भी मैं उसी बात पे कायम होगी। 200 सीट के ऊपर लाना मोदी जी के लिए मुश्किल है और अगर 200 सीट के नीचे रहे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना सकती है लेकिन उसका मुखिया, सरकार का मुखिया शायद नितिन गडकरी होंगे। क्या बात है नितिन गडकरी जी के भी बयान गुगलियां सामने हैं, देखना यह है। लेकिन अब मोदी जी जिस हिसाब से स्ट्रोक खेल रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ बुआई, कुछ बीज सरकार बनाने के वो लगा रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घोषणाएं हमें और भी मिल सकती है। संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय बोहरा, कलकत्ता महानगर पश्चिम बंगाल से चुनावी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। धन्यवाद सनम जी और धन्यवाद अपने सभी दर्शकों को। जी जी जी, धन्यवाद।